मित्रों, आज 23 फरवरी 2022 को राजस्थान के बजट में मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने राज्य कर्मी जो कि 1/1/2004 और उसके उपरांत नियुक्त हुए हैं उनके लिए कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के स्थान पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की है। विचार का विषय है कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम लाभकारी है अथवा कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लाभकारी है तो कर्मचारियों के लिए इनमें से कौन सी योजना लाभकारी है और राज्य सरकार के लिए कौन सी योजना लाभकारी है। मैं कुछ बिंदु आप लोगों के विचारार्थ रखूंगा। तय आप लोगों को करना है कि योजना कौन सी लाभकारी है। इस सबसे पहले मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं जो कि तमाम राज्य कर्मचारियों में भ्रांति है। भ्रांति ये है कि कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का उनका पैसा सिक्योर नहीं है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का जो पैसा है वो एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में अकाउंट खुलकर जमा होता है और उस पर उसके नियम के अनुसार उसमें ब्याज आदि लाभ मिलते हैं और उसी के अनुसार वो मल्टीपल होता है। यदि एनपीएस डूबा तो आप ये मान के चलिए कि भारत की इकोनॉमी डूबेगी, इसलिए वो उतना ही सेफ है जितनी किसी राज्य की या इस देश की इकोनॉमी। अब आते हैं हम उन बिंदुओं पर विचार करते हैं जिन बिंदुओं पर मैं चाहता हूं आप अपनी पोजीशन एक बार समझ लें कि क्या अंशदायी पेंशन योजना लाभकारी है अथवा ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम 1/1/4 से पहले जो नियुक्त राज्य कर्मी हैं उन पर लागू है। उसमें राज्य कर्मियों को आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन के लिए सर्विस के दौरान कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता है, जबकि 1/1/4 और उसके उपरांत जो कार्मिक नियुक्त हुए हैं उनको आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन प्राप्त करने के लिए अपनी तरफ से पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और वो होता है उनकी बेसिक पे और डीए का 14%। इसमें एक साथ में खास बात और है कि राज्य सरकार भी उतना ही 14% हिस्सा कंट्रीब्यूट करती है एज एन एम्प्लॉयर, आपका नियोजक होने के नाते। एक उदाहरण से हम समझेंगे कि किस प्रकार लगभग 30 वर्ष की राज्य सेवा करने के उपरांत कोई कार्मिक ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या पेंशन प्राप्त करेगा और अंशदायी पेंशन स्कीम में क्या पेंशन प्राप्त करेगा। मान लीजिए किसी की नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक या कनिष्ठ सहायक के पद पर 2006 में हुई है और 2036 में वो व्यक्ति लगभग 30 वर्ष की सेवा करके सेवानिवृत्त होगा। जैसा आप लोगों को ध्यान है कि 2006 से ही हमारा छठा वेतन आयोग लागू हुआ था। कनिष्ठ लिपिक का न्यूनतम वेतनमान 7,680 रुपए वहां तय था। 7,680 रुपए 2006 को जब 2016 में न्यूनतम को रिवाइज किया गया, आप लोग प्राप्त कर रहे होंगे 20,800 रुपए, लगभग 2.5 गुना। जब ये 2026 में रिवाइज होगा, हम इसी फार्मूले पर चलते हैं, लगभग 50,000 रुपए बेसिक होगा और जब 2036 में इसका 2.5 गुना यानी लगभग 1,25,000 रुपए बेसिक होगा। 1,25,000 बेसिक से यदि कोई व्यक्ति रिटायर होता है और वो 28 वर्ष की सेवा कम से कम पूरी करता है तो उसको फुल पेंशन मिलती है। फुल पेंशन का मतलब अंतिम वेतन का आधा, यानी 1,25,000 रुपए अंतिम वेतन प्राप्त करने वाला कार्मिक प्रति माह 62,500 रुपए वेतन प्राप्त करेगा पेंशन के रूप में। डीए की बात हम अभी इसलिए नहीं कर रहे कि 2036 में जब नया वेतन आयोग आएगा तो डीए लगभग 0 होगा और न्यूनतम पर हम बात कर रहे हैं। ये तो बात हुई ओल्ड पेंशन स्कीम की। कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में अगर हम देखते हैं तो राज्य सरकार ने वो 2006 से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है और बेसिक पे और डीए का 14% राज्य सरकार कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। उस कॉन्ट्रीब्यूशन को अगर हम देखें और उस कंट्रीब्यूशन के क्रम में हम बढ़ें तो पहली जो रकम है 7,680 रुपए की, उसका 14% वो 30 साल का उस पर ब्याज मिलेगा। 6 महीने बाद उस पर डीए बढ़ के और डीए बढ़ने के बाद जो राशि होगी उस पर 29.5 साल पर का ब्याज मिलेगा या अदर बेनिफिट मिलेंगे।
इसके बाद उसको एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट होगा, तो उस इंक्रीमेंट के मुताबिक उसकी जो राशि बनती है उस राशि पर वो अंतिम वेतन प्राप्त करेगा। इस प्रकार हर 6 महीने के बाद में 1 साल में 3 बार उसका कंट्रीब्यूशन रिवाइज होता है। और मेरा ऐसा मानना है, यदि आप गणित करेंगे, आप गुणा भाग करेंगे, तो आप भी ये पाएंगे कि यदि वो राज्यकर्मी कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में करने के बाद एलडीसी का मिनिमम प्राप्त करता हुआ ही, क्योंकि हम एलडीसी के मिनिमम से ही कंपैरिजन कर रहे हैं, 2036 में यदि वो सेवानिवृत्त होगा तो जो उसको लास्ट पेमेंट कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन के उसके जो बनते हैं वो लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास होंगे। और इसका मतलब ये है कि वो जो वेतन, जो पेंशन वो ओल्ड पेंशन स्कीम में प्राप्त करेगा, उस ओल्ड पेंशन स्कीम में जो वो पेंशन प्राप्त करेगा उससे ज्यादा पेंशन या अदर इनरोलमेंट्स उसको न्यू पेंशन स्कीम में, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में भरते हैं। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने के बाद आप कमेंट के कॉलम में कमेंट कीजिए। मेरा उद्देश्य किसी को हतोत्साहित करना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपके सामने सही जानकारी लाना है, विषय आपके समक्ष प्रस्तुत करना है विमर्श के लिए, ताकि आप लोग अपने लिए बेटर ऑप्शन चूज कर सके। एक और बात इसमें है कि राज्य सरकार को इससे क्या मिलेगा। आप देखिए, आज की बजट घोषणा में मुख्यमंत्री जी ने यदि कोई भवन भी घोषित किया है बनाने के लिए, तो उसके बारे में कहा है कि उस पर 20 करोड़ रुपए का बर्डन आएगा, उस पर 30 करोड़ रुपए का बर्डन आएगा। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम के स्थान पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने पर राज्य सरकार पर कितना बर्डन आएगा ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं कोई पेच अवश्य है और शायद राज्य सरकार फायदे में है। अब राज्य सरकार को क्या मुनाफा होगा वो मैं आपको बताता हूं। आज राज्य में लगभग 6-6.5 लाख सरकारी कर्मचारियों में से 5 लाख सरकारी कर्मचारी अधिकारी ऐसे हैं जो 1/1/2004 या उसके उपरांत नियुक्त हुए हैं, और एज एन एम्प्लॉयर राज्य सरकार उनके 14% कंट्रीब्यूशन उसमें उनकी वेतन और उनकी बेसिक पे और डीए का दे रही है। साथियों, 60,000 करोड़ से ऊपर के सालाना वेतन भत्तों के खर्चे में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का जो कंट्रीब्यूशन राज्य सरकार को प्रति वर्ष करना पड़ रहा है इस पेटे, राज्य सरकार उस खर्चे से बच जाएगी। आप देखिए, एक ही झटके में राज्य सरकार ने 400 करोड़ रुपए महीने की बचत कर ली है। उसके उपरांत आप यह भी देखिए कि लगभग 18 साल से यह योजना लागू है। 18 साल में जो पैसा आपका एनपीएस में जमा है वो भी हजारों करोड़ रुपए है। इन 5 लाख राज्य कर्मचारियों का वो पूरा का पूरा अमाउंट राज्य सरकार फोरफिट करेगी, और राज्य सरकार उस पूरे अमाउंट को फोरफिट करेगी तो वो लमसम अमाउंट सरकार के पास जाएगा। साथ ही उस अमाउंट पर मोटा ब्याज, यानी कि 1,000 करोड़ रुपए का ब्याज भी राज्य सरकार को प्राप्त होगा। निश्चित तौर पर वो भी उसकी इनकम में गिना जाएगा। तीसरी बात, जब एक राज्य कर्मचारी रिटायर होता है तो वो पेंशनर के रूप में पेंशन प्राप्त करता है। उसके निधन के उपरांत उसको फैमिली पेंशन उसके परिवार को मिलती है, और फैमिली पेंशन के उपरांत ये पेंशन का खेल खत्म हो जाता है। लेकिन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन योजना में चूंकि पैसा आपका है, इसलिए फैमिली पेंशन के उपरांत भी आपके लास्ट नॉमिनी को बचा हुआ आपका अमाउंट दे होता है। साथियों, अंदाजा लगाइए कि एक व्यक्ति जो 2006 में अपॉइंट हुआ है और 2036 में रिटायर होता है, और 10 से 15 साल के बाद यदि उसके उपरांत निधन होता है, तो उसके खाते में कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए की राशि होगी, और वो राशि कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन योजना के माध्यम से ही उसको मिलेगी। ओल्ड पेंशन योजना में ये कुछ भी नहीं है, और ये राशि फोरफिट हो गई है एक तरीके से। जिन्होंने जमा करा दिया है वो सरकार के खाते में चली गई है, और अब जो जमा नहीं कराएंगे वो मान के चलिए ओल्ड पेंशन स्कीम का ऑप्शन लेंगे, उनको इसका नुकसान होगा। साथी, इसके अतिरिक्त कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन योजना में यदि कोई 5 साल की भी नौकरी करता है तो 5 साल की नौकरी पर भी उसको पेंशन उसके मुताबिक बनती है, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में एक मिनिमम प्रावधान संभवतः 15 वर्ष या 10 वर्ष का है, उसके उपरांत ही उसको पेंशन दे है, और वो भी प्रोपोर्शनेट पेंशन दे है। 28 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन और 28 से कम पर प्रोपोर्शनेट, यानी किसी ने 15 वर्ष की सेवा करी तो 15/28, किसी ने यदि
21 साल की सेवा करी तो 21/28 3/4 पेंशन उसको दे है साथियों। तो निश्चित तौर पर मैं आपके समक्ष एक बिंदु रखना चाहता हूं कि यदि कॉन्ट्रीब्यूटरी, आप एक कैलकुलेशन करें कि कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन योजना में आप कंट्रीब्यूशन अपना कंटिन्यू करते हैं तो आपको रिटायरमेंट के बाद क्या पेंशन मिलेगी और क्या आपको फिक्स अमाउंट मिलेगा और क्या वो राशि ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलने वाली राशि से अधिक होगी या कम होगी। मैंने आपके समक्ष मुद्दे रखे हैं, प्रश्न रखे हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट दीजिए, एक्सपर्ट सीएस से आप उसकी कैलकुलेशन कराइए और फिर निर्णय आप कीजिए। एक राज्य सरकार यदि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर रही है और बिना किसी हील हुज्जत के लागू कर रही है तो आप, और उसका फाइनेंशियल बर्डन बजट की घोषणा में कोट नहीं कर रही है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है साथियों। मैंने पूर्व में भी जब मैं अपने काम कर रहा था उस दरमियान मैंने इस एक मुद्दे को उठाया था कि आरपीएमएफ, राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल फंड में जो कटौती होती है वो राज्य सरकार, मैंने कभी राज्य सरकार के समक्ष ये मांग रखी थी कि 1/1/2004 और इसके उपरांत नियुक्त कार्मिकों की भी ये कटौती की जाए, क्योंकि जो वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी हैं वो पेंशनर के लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं, खुद के लिए भी करते हैं। राज्य सरकार राज्य कर्मियों पर मेडिकल फंड में कोई पैसा खर्च नहीं करती थी और उस बात को मैंने 2013 में अशोक गहलोत साहब के समक्ष उठाया था। 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में इस बिंदु को रखा गया था कि 1/1/2004 और उसके उपरांत नियुक्त कार्मिकों को भी आरपीएमएफ की कटौती की जाकर मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी। लेकिन तदुपरांत सरकार भाजपा की आई, वसुंधरा राजे जी चीफ मिनिस्टर बनी और चूंकि उनके घोषणा पत्र में नहीं था इसलिए उन्होंने उसको लागू नहीं किया। 2018 के बाद आज आरजीएचएस फंड के रूप में आपको सरकार ने ये ऑप्शन दिया है कि आप चाहें तो मेडिकल रिएम्बर्समेंट फैसिलिटी कैशलेस के रूप में मेडिकल फैसिलिटी प्राप्त करें। वो बात मेरी पूर्णतया सत्य साबित हुई है, इसलिए आप इस मुद्दे पर एक बार फिर विचार करें और जो बिंदु मैंने उठाए हैं और जो बिंदु अभी मेरे ध्यान में नहीं है, जो मेरे ध्यान में आएंगे मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए और इसमें अपने कमेंट्स दीजिए। मेरा उद्देश्य किसी को हतोत्साहित करना नहीं है। जो राज्य सरकार की योजना आपके समक्ष आई है उसके बिंदुओं को विचारार्थ आपके समक्ष रखने का है। यदि आपको लगता है कंट्रीब्यूटरी पेंशन योजना आपके लिए लाभदायक है तो आप सरकार से उसके ऑप्शन की डिमांड कीजिएगा और यदि आपको लगता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम आपके लिए लाभदायक है तो निश्चित तौर पर सरकार ने घोषणा कर ही दी है, आप लोगों को उसका बेनिफिट मिल ही जाएगा। जय हिंद।